का भी कुछ हाल ऐसा ही है, जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम बैक ऑल ऑफ यू ऑन अवर प्लेटफॉर्म लेट्स ड्रीम टुगेदर। और आज के इस सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टैटिक जीके में DSSB एग्जाम। अगर आप नॉन टीचिंग एग्जाम के एस्पिरेंट हैं या टीचिंग एग्जाम के एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो जो है आप दोनों के लिए ही बेनिफिशियल रहेगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि आपको ये सब्जेक्ट जो है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना अवॉइड कर सकते हैं और कितना आपको करना चाहिए अगर आपके पास टाइम। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यही रहता है कि मैम क्या हम जीके को स्किप कर सकते हैं? तो इसका आंसर जो है एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट वेरी करता है कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स जो हमारे जनरल पेपर में आते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, आपकी 4 सब्जेक्ट्स पे अच्छी खासी कमांड है और आप आराम से जो है 15 अराउंड स्कोर कर लेते हैं, तो आपको जीके जो है आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन इसको इसी केस में अवॉइड करना कि जब आप 4 सब्जेक्ट्स पे आपकी अच्छी खासी कमांड है। अगर हम बात करें, आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसकी कमांड सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट पे है और वो भी 14 से 15 नंबर आते हैं और मैथ भी आपका वीक है और दूसरी साइड जो है आप जीके को भी इग्नोर कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। चांस को हाई करने के लिए आपको जो है दोनों सब्जेक्ट्स में ध्यान देना, कम से कम आप इन दोनों सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट एवरेज हो जाए, 9 से 10 या 10 से 12 नंबर आ जाए, तो किसी भी हालत में आपको ये सब्जेक्ट स्किप नहीं करने हैं। सो हम बात करते हैं मैम जीके को करने में कितना टाइम लगेगा। देखो, इसका आंसर यही है, जीके कितनी भी कर लो आपको हमेशा कम लगेगी। अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हैं, DSSB हैं, यूपीएससी हैं, किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, जीके जो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, काफी वास्ट सब्जेक्ट है जिसको कंप्लीट करना खुद में ही इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन हम जो है अलग अलग टॉपिक में से निकल सकते हैं, क्वेश्चन के जो प्रोबेबिलिटी होती है आने की, उनके चांसेस को बढ़ा सकते हैं अपने हर एक टॉपिक को पढ़ के। और मेन मैं आपको यही कहना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कि हम कैटेगरी 1 में लाई करते हैं, हमारे 4 सब्जेक्ट पे काफी अच्छी खासी कमांड है, हम 15 से 16 नंबर ले लेते हैं 20 में से, देन एक सजेशन मेरी तरफ से यही रहेगा कि जीके में जो है आप सिर्फ करंट अफेयर करें, मंथली करंट अफेयर कर लीजिए और इससे रिलेटेड कोई स्टैटिक जीके आती है तो वो भी आपको कवर करके करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी कोई भी मिशन लॉन्च होता है तो उससे पहले वो कितनी बार लॉन्च हो चुका है, तो ये क्वेश्चन पिछले टाइप का पूछ लिया जाता है कि चंद्रयान मिशन 1 कब हुआ था, 2 कब हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी वर्ल्ड कप जो है खत्म हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया ने अब तक वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है और इंडिया ने कितनी बार जीता है, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहे। भी पूछ लिया जाता है कि किस ईयर में इंडिया ने वर्ल्ड कप अब तक जीता, करंट में चल रहा है, एटलीस्ट उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके जरूर करें। अब हम बात करते हैं कि मैम क्या हम इस जीके को खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ये खत्म करना इम्पॉसिबल है। हाँ, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार जो है हम अपनी तरफ से इसको कंप्लीट हमें जरूर करनी चाहिए। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जिसका जो सब्जेक्ट है वो ज्यादा 4 सब्जेक्ट्स पे अच्छी खासी कमांड नहीं है, और दूसरा ये हो सकता है कि आपके पास टाइम ज्यादा है और आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि मेरी नौकरी ना लगे, तो इस केस में भी आपको मैं कहना चाहूंगी आपको स्टैटिक जीके को भी साथ में लेके चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, काफी एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो अभी बीएड कर रहे हैं, का टारगेट अभी अपना टीचिंग का बना के चल रहे हैं, तो उनको ये करना ही करना चाहिए। आपको अवॉइड करने का आई थिंक कोई पॉइंट बनता नहीं है। हाँ, एग्जाम 3 महीने के अंदर ही है, एग्जाम हो रहे हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ करंट अफेयर को उठा लीजिए। सो टॉपिक की हम बात करें तो कुछ टॉपिक होते हैं ट्रेडिशनल टॉपिक्स होते हैं और कुछ जो है वेरी करते रहते हैं, और वो टॉपिक जो है मैंने एनालाइज किया है मल्टीपल एग्जाम्स दे देके। फॉर एग्जाम्पल, कई बार जीके में ये तक पूछ लिया जाता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड का आईडी जो नंबर होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है। और दूसरा, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए की नोट की कितने डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेड्थ में। और इवन ये पूछ लिया जाता है कि इस नोट पे जो हमारे इंडियन नोट्स करेंसी होती है उस पर कितनी लैंग्वेज में जो है लिखा हुआ होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि जो ये इस नोट के ऊपर ये हेरिटेज साइट बनी हुई है तो ये कहाँ पे है, किस स्टेट में है, किस जगह पे पड़ती है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इसके साथ साथ जो है
कुछ हमारे चुनिंदा टॉपिक हैं स्टैटिक जीके में। एक बार इनमें से निकल लोगे, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगी जितना हो सके इन टॉपिक पे सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस मतलब एमसीक्यू की फॉर्म में इन टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करना चाहिए। और नोट्स मत बनाओ, जितना हो सके डेली अपना रिवाइज करते रहो। एक बार फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक पे 10 क्वेश्चन लगा लिए, अगले दिन दूसरे पे लगा लिए, तो ऐसे जो है रिपीट मोड पे करते रहो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। और ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना कि पूरा दिन जीके ही पढ़ रहे हो, सोच रहे हो क्लियर करके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज तक चाहे वो यूपीएससी का स्टूडेंट हो, एसएससी का हो, DSSB का हो, जिसने भी क्लियर किया है उनसे आप एक बार पूछोगे तो यही कहेंगे कि नहीं, पूरी तो मुझे नहीं लगता कि कभी हुई होगी जीके मेरी। सो आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक है टेम्पल पढ़ना है, देन टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ सकते हो, रामसर की कुछ साइट्स होती हैं, नेशनल पार्क आपको देखने चाहिए, एलिफेंट रिजर्व देख सकते हो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी मैंने बताया था कि नोट के ऊपर कोई भी अगर हेरिटेज साइट है तो उससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पे है। उसके बाद बर्ड सेंचुरीज, उसके बाद जो है आपको माउंटेन्स के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली इंडिया के माउंटेन्स। और दूसरे नंबर पे आप वर्ल्ड के कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। देन आता है क्लासिकल डांसेस, जैसे कि कथक हो गया, उड़ीसी हो गया, तो ये डांस कहाँ की हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और उसके बाद नोबेल प्राइज, मतलब कि नोबेल प्राइज इंडिया से रिलेटेड अब तक किसको क्या मिला है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, कितने सब्जेक्ट्स में इसको दिया जाता है, और रिसेंटली लेटेस्ट ईयर में किस सब्जेक्ट में किसको मिला है, ये आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जितने भी स्पोर्ट्स हुए हैं, फॉर एग्जांपल रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ है तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। एंड देन हम बात करें फर्स्ट पर्सन इन इंडिया, फीमेल और मेल दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। एंड देन कुछ हमारे स्टैटिक जीके में रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी कितनी रैंक है, तो ये आप क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आप अपनी करंट जीके के टच में रहते हो। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज आ गया, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही डेज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कुछ इंडियन सिटीज हैं उनके निक नेम क्या है। डांसेस, कौन से स्टेट का कौन सा फोक डांस पॉपुलर है तो वो आप कर सकते हैं। फेयर और फेस्टिवल देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप कुछ इन्वेंशन और डिस्कवरीज देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, लेक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, रिवर, भारत में कौन कौन सी नदियां हैं, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, तो उसके बारे में आपको करना ही करना चाहिए। फेमस पर्सनैलिटी से रिलेटेड। एंड देन वाटरफॉल आप कर सकते हैं। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, टॉलेस्ट इंडिया में क्या है वो टॉपिक आपको करना चाहिए। एंड देन इसके बाद आ जाता है इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स कौन कौन से हैं। टर्मिनोलॉजी, मतलब कि जैसे अभी क्रिकेट मैच हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था, तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इस टर्म का क्या मीनिंग है। और इवन ये पूछ लिया जाता है कि जो ये टर्म है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, किस खेल से इसका संबंध है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हिल स्टेशन आ जाते हैं कि कौन सा हिल स्टेशन कौन से स्टेट में है। देन SI यूनिट, फॉर एग्जाम्पल जो डेसिबल है वो किसकी यूनिट है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जनरल साइंस में कवर हो जाता है। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज, एटलीस्ट हमारी इंडिया जो कंट्री है उसके बॉर्डर का आपके बारे में पता होना चाहिए आपको। विटामिन्स आ जाती हैं। कॉमन एंड केमिकल नेम ऑफ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स आ जाते हैं। एंड साउथ इंडिया की रिवर्स काफी इम्पॉर्टेंट है। एंड इंडियन डिफेंस फोर्सेस के बारे में, नेशनल हाईवेज के बारे में, कॉमन डिजीजेज होती हैं कुछ, उसके बारे में कि क्या करेंसी है, क्या कैपिटल है, ये भी पूछ लिया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग में भी कई बार आ जाता है एनालॉगी की फॉर्म में। और उसके बाद कॉन्टिनेंट्स तो है ही, एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको करने ही करने चाहिए। और मैं यही कहूंगी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। लेकिन अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो एक सजेशन मैं आपको ये देना चाहूंगी कि दिन में कम से कम 45 से 1 घंटा जो है आपको देना ही देना चाहिए, सिलेक्टेड टॉपिक्स को देना चाहिए। और उसके बाद जो है आपको अपनी जो करंट जीके है उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके को भी साथ साथ में कवर करना चाहिए, ताकि आप एटलीस्ट 20 में से आपके 9 से 10 नंबर आ जाएं। अगर ये नंबर नहीं आते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस रुक जाते हैं। और ये उसी केस में है अगर आप एवरेज हैं हर एक सब्जेक्ट में, तो आप कोई भी सब्जेक्ट इग्नोर मत करो। और 4 अगर आपके सब्जेक्ट्स पूरे हैं कि हाँ मैम इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग मेरा
स्कोर जो है हमेशा 16+, 15+ रहता है। तो मैं कहूंगी आप जीके में इग्नोर करके मत चलो, क्योंकि कई बार पता नहीं होता है कि जहां आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो एग्जाम में उस सब्जेक्ट का क्या लेवल आ जाए। तो आप एटलीस्ट करंट अफेयर तो करके ही चलो। बिना करंट अफेयर के कोई भी तैयारी आज के टाइम पे जो है पूरी नहीं होती है। कई बार क्या होता है, हम ऐसे एग्जाम में बैठ जाते हैं जहाँ पे उसको देखने के बाद हमें ये लगता है कि काश एटलीस्ट करंट अफेयर पढ़ लिया होता तो 25 में से 15 नंबर तो आ ही जाते। इतने क्वेश्चंस भी जो है कई बार करंट से रिलेटेड दे दिए जाते हैं। सो ये गलती नहीं करनी है। अगर सिलेक्शन लेना है किसी भी एग्जाम में, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, एंड तैयारी करते रहिए। जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिना सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरा, हमें क्या लगता है कि मैम 2 महीने हो चुके हैं, इतना कुछ पढ़ चुके हैं, और तीसरे महीने में हमें ये लगता है कि जो पहले पढ़ा था वो भूल चुके हैं। सो ये थोड़ा सा क्वाइट नॉर्मल थिंग है बीइंग एन एस्पिरेंट। सबके साथ ही ऐसा होता है, सबको ये फीलिंग्स आती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बार बार, जैसे 2 से 3 महीने में आपने एक बार सिलेबस को किया करेंगे, तो प्रैक्टिस के टाइम पे वो चीजें आप जो लग रही थी ना, आपको जो लग रहा था कि मैं भूल चुकी हूँ, वो आप भूलते नहीं हो। एमसीक्यू की फॉर्म में जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सोल्व कर पाओगे। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और जीके में एक गाना है, काफी वायरल हुआ था वो कुछ टाइम पहले, कि जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। अभी कुछ हाल ऐसा ही है, जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। ये जो दुख है ये हर एक एस्पिरेंट का है, और इसको कम करने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि डेली जो है स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, और इंटरेस्ट बनता जाएगा। अपनी एक नोटबुक बना लो कि ठीक है भाई, एक पेज तो इसका दिन का भरना है मेरे को, और भरने का मतलब ये है कि आप जो उसमें लिखते हो वो आपके यहाँ पे सेट हो जाए। ज्यादा मत पढ़ो, टू द पॉइंट रखो, छोटे छोटे और जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको पहले उठाओ। फॉर एग्जाम्पल जनरल साइंस के उठा सकते हो, बीमारियां हो गया, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज हो गई, एसआई यूनिट हो गई। तो ऐसे टॉपिक्स को उठाते चलो, और ज्यादा टाइम वेस्ट करो मत कि पूरा दिन ही जीके पढ़ने में लगे हुए हो। सो यही कुछ सजेशन है। और टॉपिक जो है, अब हम बात करें मैम बेस्ट कोर्स क्या है स्टैटिक जीके का, कहाँ से लें। तो जो टॉपिक्स होते हैं उनको यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च कर लो, आपको वो टॉपिक यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको सुकून नहीं मिलता है तो मैम आप अपना बता दो आपने कहाँ से किया था। तो जैसे आप हो वैसे ही हम थे, हमें भी सुकून कहाँ मिलता था कि नहीं टॉपिक तो अभी कंप्लीट हुए नहीं है, जीके में तो कुछ रहता है करना बाकी है। तो वही मैंने लिया था कोर्स स्टैटिक जीके का, स्टडी IQ का, और वो कोर्स आई थिंक 999 में ही पड़ा था, 1000 रुपीज के अराउंड, या फिर 1500 का होगा। अच्छे से उन्होंने मतलब पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ था, तो कोर्स बढ़िया था, ठीक है, पॉइंट्स भी अच्छे थे, टू द पॉइंट बताया गया था। बट उन्होंने इतना डीप में कराया हुआ है, अगर आप SSC या DSSB एग्जाम के एस्पिरेंट है तो आपको ये भी फील आ सकती है कि ये तो कुछ एक्सेस में ही स्टैटिक जीके हो रही है। तो वो आप देख लीजिए एक बार। और बाकी मेरे को जो है अच्छा लगा वहाँ से पढ़ के। इवन सर ने उस कोर्स में ये भी बताया था कि हाँ ये टॉपिक जो है यहाँ से ये क्वेश्चन आता ही आता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और बाकी जो एक्स्ट्रा उन्होंने पॉइंट्स दिए थे उनको भी उन्होंने क्लियर किया था कि ये एक्स्ट्रा है कि आ सकते हैं इन फ्यूचर में। लेकिन अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जिसको ज्यादा डीप में पढ़ने में मजा नहीं आता है, तो वो आप कोर्स लेने के बाद हो सकता है आपका मन भी ना करे पढ़ने का, तो आप देख लेना जो करना है। बाकी मैंने कोर्स लिया था स्टैटिक जीके का ऑनलाइन ही, और ये कोर्स मेरे को याद है आई थिंक 2021 में ही मैंने लिया था। मैं मार्च या अप्रैल में लिया था कि चलो एक बार एनरोल कर लेते हैं स्टैटिक जीके में भी, क्या पता पूरी हो ही जाए। बस यही है, लगे रहो। और बाकी एक क्वेश्चन आया था कि मैम बच्चों को बता देना कि जीके की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो मैं वो बता चुकी हूँ। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो साथ में लेके चलो। 4 सब्जेक्ट पे अच्छी खासी कमांड है, बढ़िया कमांड है, 15 से 16 नंबर आते ही आते हैं। तो कम से कम सिर्फ मंथली करंट अफेयर कर लो, जीके में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। और टाइम ज्यादा है, बीएड के अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, ताकि आने वाले टाइम में आपका सिलेक्शन जो है हो जाए विदाउट एनी हर्डल। ओके, मन करे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपका ही चैनल है और आपके लिए ही है, आपके लिए ही बनाया गया है। डू लाइक द वीडियो?